जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो सीटेट के लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैथ्स एंड ईवीएस के लिए हमारी प्रैक्टिस चल रही है। तो आज हमारा ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यहाँ पर रहने वाला है। अगर आप इस पीडीएफ का इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं या बाकी के जो प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं मैथ्स और ईवीएस के, उनका प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, या आप ईवीएस के नोट्स या एसएसटी के नोट्स या आप साइंस के नोट्स लेना चाहते हैं, तो आपको 98038347 403 आप इस नंबर पर मैसेज करके सभी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ ले सकते हैं, ईवीएस के नोट्स ले सकते हैं, एसएसटी एंड साइंस के नोट्स सेकंड पेपर के लिए भी आप ले सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ। और प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर गिवन है कि वह राज्य जहां तोरंग का अर्थ जंगल है कौन सा है। आपको इससे यहाँ पूछा गया है कि तोरंग शब्द जो है इसका अर्थ जंगल है, तो वो किस राज्य में कहा जाता है। तो अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैंने आपको ईवीएस के लिए 4 क्लास करा रखी हैं। ईवीएस की मेरी 4 क्लास हैं। उन 4 क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि जो 4 क्लास आपको करा रखी हैं, आप चारों क्लासेस को ईवीएस सीटेट मैंने 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां जाकर देख सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका वहां से बाहर नहीं जाएगा। तो वहां इस चैप्टर मैंने ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। अच्छा, इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। इसके पीडीएफ के लिए आप 9808347403 पर जाकर आप इनका पीडीएफ ले सकते हैं। मेरी गारंटी है एक भी क्वेश्चन सीटेट का आपको मेरी पीडीएफ से बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा, और 2 से 3 घंटे में आप इस पीडीएफ को खत्म कर सकते हो। तो ये जो कहा जाता है तोरंग का अर्थ जो जंगल है, ये कहा जाता है झारखंड राज्य में। कहाँ कहा जाता है? झारखंड राज्य में तोरंग जो है वो जंगल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है यहाँ पर, थोड़ा सा हमें इसमें कैलकुलेशन करनी होगी। ये देखिए, दिल्ली की टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र के एक कोने पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर। यानी कि जो मैप बना हुआ है उस मैप में 1 सेंटीमीटर जो है वो एक्चुअल में 990 मीटर के इक्वल है। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों या स्थलों के बीच की दूरी 21.2 सेंटीमीटर मापी गई है, यानी मैप पर जब हमने मापा उनको, तो 2 स्थानों के बीच की दूरी जो थी वो 21.2 सेंटीमीटर मापी गई थी। तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक निकटतम दूरी कितनी है? वास्तविक निकटतम दूरी बताई गई है। तो मैंने बताया 1 सेंटीमीटर इक्वल कितने के है? 990 मीटर के है। तो यहां जो डिस्टेंस है वो 21.2 सेंटीमीटर है। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैल्यू हमें मीटर में मिल जाएगी। उसके बाद हम इसको किलोमीटर में इजीली कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए, यहां हम कर लेते हैं 990 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 990 का मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं किसके साथ? 21.2 के साथ। 21.2 के साथ हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई अगर आपको इजी करना है तो उसके लिए सबसे इजी मैं बता देता हूं। 21.2 है, 99 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 हम लोग बाद में लगा देंगे। तो देखिए 9 2 18, 1 कैरी मिल गया, 9 1 या 9 और 1 10, 1 कैरी मिल गया, 9 2 18 1 19। सेम यहां भी 9 है तो यही आ जाएगा 8091। इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 8 8 9 9 और 1 10, और ये मिल गया आपको 2, एक 0 हमने इसके पीछे लगा लिया। तो हमें जो मिला ये मिल गया। अब यहां पर डेसिमल का हमने ये लगा दिया, तो जो टोटल हमें मिला ये मिला 20988 मीटर। ये मिल गया 20,988 हमें यहां पर मीटर में मिल चुका है। अब ये किसके नियर होगा?
20,998 मीटर किसके नियर होगा, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके आंसर गिवन है हमें। तो आप जानते हो 1 मीटर जो होता है, 1 किलोमीटर जो होता है आपका, 1 किलोमीटर इक्वल होता है आपका 1000 मीटर के। तो यहां पर आपको 20,988 मीटर है। तो आप जानते हो ये आपका, अगर इसमें 12 और ऐड हो जाता तो आपका ये कितना बन जाता, 21 किलोमीटर बन जाता। तो आपके अप्रोक्स आंसर कहाँ है, अप्रोक्स आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हमारा हो चुका है। अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहां गिवन है कि देखिए इसमें गिवन है हमें कि एक ट्रेन भिवंडी रोड स्टेशन से 22 नवंबर 2022 को 20 बजकर 30 मिनट पर चलकर 24 नवंबर 3 बजे नागरकोल रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि इन ट्रेन ने इन दोनों रेलवे स्टेशनों के बीच 1877 वो 1877 किलोमीटर की दूरी चली, तो ट्रेन की औसत चाल क्या थी, ट्रेन की औसत चाल क्या थी। तो आप लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पर दूरी दे रखी है, चाल हमसे पूछी गई है, समय निकाल लेते हैं। समय कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप ध्यान से समझिए। ट्रेन कब चली, ट्रेन चली है 22 नवंबर को 20 बजकर 30 मिनट पर, यानी ये चली है 8 बजकर 30 मिनट पर। 8 बजकर 30 मिनट पर ये चली है, रात के कितने पीएम पर चली है, ये पीएम पर याद रखिएगा। और 24 नवंबर 2022 को 3 बजे नागरकोल रेलवे स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन का टाइम 24 आवर होता है, तो 3 जो है ये एएम है, 3 क्या है आपका एएम है। और कितने तारीख का, 24 तारीख का, कितने तारीख का, 24 तारीख का। तो देखिए ये 22 तारीख से लेकर 23 तक, 22 तारीख से लेकर 23 के 8:30 PM तक इसको जो घंटे होंगे ये हो जाएंगे आपके 24 घंटे। अब 8:30 से लेकर 3 AM तक जो आपको टाइम लगेगा वो हम यहां से काउंट कर लेते हैं। तो देखिए बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, 8:30 से लेकर आप 12 बजे तक का टाइम काउंट कीजिए। तो 8:30 से 12 बजे तक का टाइम हम काउंट करेंगे तो 3 घंटे 30 मिनट निकल कर आएगा। क्या निकलेगा, 3 घंटे 30 मिनट आपका टाइम निकल कर आएगा। अच्छा अब यहां बच चुके हैं 12, हमने बजा दी 12। अब 12 से 3 तक का टाइम काउंट कीजिए तो आपको हो गए 3 घंटे। तो 3.5 घंटे ये हो चुके हैं, 3 आवर 30 मिनट, और 3 घंटे ये, तो टोटल हो गए 6 आवर 30 मिनट। और 24 घंटे हमारे पास थे, तो आपको मिल चुके हैं, टोटल हो गया 30 आवर 30 मिनट मिल चुके हैं। यानी कि 30.5 घंटे आपको मिल चुके हैं। 30.5 घंटे अब टोटल टाइम आपको मिल चुका है। आपसे चाल पूछी गई है, तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है, चाल बराबर फॉर्मूला होता है आपका दूरी बटे समय। चाल बराबर फॉर्मूला होता है आपका दूरी बटे समय। दूरी है आपकी 1877 किलोमीटर, 1877 किलोमीटर, और समय दे रखा है 30.5 घंटे। 30.5 घंटे को मैं 61/2 यानी कि 61/2 भी लिख सकता हूं। और टाइम हो गया आपका 61/2। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। ये आपका 1877 है, इसके नीचे मान लीजिए 1 लगा लिया, इसके नीचे आपका गिवन है 61/2, तो ये नीचे पहुंचेगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से मिलेगा 1877 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन आपका आ जाएगा 61, अपॉन आपका क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा आपका 61, अपॉन क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 61 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड दे देंगे हमें इसमें 61 से, 61 से हम इसमें क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे। तो जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए 2 7 14, 2 7 या 14 1 15 कैरी 1 और 37, ये आ जाएगा 37। इसमें डिवाइड दे दीजिए अब आप 61 से, इसमें आप डिवाइड दे दीजिए 61 से, हम इसमें क्या करेंगे 61 से इसमें डिवाइड देंगे। तो 61 से अब डिवाइड देंगे हम इसमें, तो ये चला जाएगा आपका 6 टाइम, 6 1 6 और 6 6 36। यहां बचा आपका 9 और ये आ गया आपका 4। अब 61 से अब 94 में डिवाइड देंगे आप, तो 2 टाइम जाएगा नहीं, तो आपका ये 1 टाइम चला जाएगा। कितने टाइम, 1 टाइम जाएगा। तो यहां पर आ गया 61, यहां रहेगा 3 और यहां रहेगा 3,
डेसिमल लगाकर जब आप यहाँ 0 बढ़ाओगे तो अप्रोक्स 5 टाइम चला जाएगा। तो ये टाइम जो है, ये टाइम अप्रोक्स में गिवन है, तो अप्रोक्स में हम इसको कर सकते हैं 62 किलोमीटर पर आवर। क्या कर सकते हैं? 62 किलोमीटर पर आवर हम इसकी स्पीड को कर सकते हैं, क्यों? आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय आपका फॉर्मूला होता है। और यहां पर टाइम निकालना मैंने आपको सिखा दिया कि टाइम कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 4 गिवन है हमें कि देखिए, किसी छात्र का घर एक्स और उसका विद्यालय वाई पर स्थित है। कोई एक स्टूडेंट है, उसका घर एक्स पर है और विद्यालय वाई पर है, तथा एक्स वाई के बीच कोई भी सीधी सड़क नहीं है। एक्स वाई के बीच में कोई भी एक सीधी सड़क नहीं है, यानी उसके घर और विद्यालय के बीच में कोई भी डायरेक्ट रोड नहीं है। अतः विद्यालय पहुंचने के लिए वह छात्र पहले ए स्थान पर जाता है, जो कि एक्स के ठीक दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस कभी भी आप डायरेक्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग हमेशा सॉल्व करेंगे ईस्ट राइट हैंड साइड होगा, वेस्ट नॉर्थ साउथ। हिंदी में अगर देखें तो पूरब पश्चिम, पश्चिम और ये ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। ठीक है ना? अब कोई मान लीजिए स्टूडेंट इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, इस पॉइंट से वो चलना स्टार्ट करता है। चलने के बाद वो कहां जाता है? ए पर जाता है, जो कहां पर है? एक्स के ठीक कहां पर है? एक्स के पूरब में 60 मीटर की दूरी पर है। तो एक्स उसका एक घर हो गया। अब पूरब कहां है? आप देखिए पूरब इस साइड है, तो यहां चलता है एक्स से 60 मीटर और ये पॉइंट आ गया आपका ए, और इस स्थान से इस स्थान की दूरी हो चुकी है 60 मीटर। ये यहां पहुंच चुका है ए पर। अब क्या करता है? 60 मीटर की दूरी पर है, फिर वह सी पर जाता है, जो बी के ठीक दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वो अपने विद्यालय पहुंच जाता है। अच्छा, यहां पहुंच गया वो, वह एक्स के ठीक दक्षिण में, सॉरी पहले दक्षिण में जा रहा है। पहले कहां जा रहा है वो? दक्षिण में जा रहा है, पहले दक्षिण में जा रहा है। तो देखिए ये हमारा पॉइंट हो गया, यहां वो दक्षिण में आ गया पहले, तो ये बन गया पॉइंट हमारा ए, ये है एक्स और इसकी दूरी है 60 मीटर। इसकी दूरी क्या है? 60 मीटर। यहां था, एक लाइन मिस हो गई थी। वो पहले ए पर जाता है, जो एक्स के ठीक दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है, वो दक्षिण में आ चुका है। अब क्या करता है वो? फिर वह बी पर जाता है, जो ए के ठीक पूरब में है, वो यहां आ चुका है। इसके पूरब में क्या है? 60 मीटर आता है, वो यहां आ गया 60 मीटर, और ये स्थान बन गया हमारा बी। ये स्थान क्या बन चुका है? हमारा बी बन चुका है। इसके बाद वो क्या करता है? फिर वह सी पर जाता है, जो बी के ठीक दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर है। अब बी के दक्षिण में आएगा, तो बी के दक्षिण में वो आ चुका है यहां पर, बी के दक्षिण में वो आएगा, वो यहां आएगा दक्षिण में, और ये स्थान जो है ये सी पॉइंट है, और सी पॉइंट जो है वो इसकी दूरी क्या है आपकी? 50 मीटर है। 50 मीटर की दूरी पर ये आ चुका है, और अंत में वह अपने विद्यालय पहुंचता है, जो सी के ठीक पूरब में 60 मीटर की दूरी पर है। तो 60 मीटर जब हम चलेंगे इसके पूरब में, तो इसके ठीक 60 मीटर आपकी चलेंगे, ये हम आ चुके हैं यहां, ये हो गया पूरब। ये क्या हो चुका है? पूरब में है, पूर्व में है कहां पर? और ये आ गया वाई पॉइंट, ये उसका विद्यालय है, ये उसका विद्यालय है। अब आपसे यहां पर पूछा गया है, आपसे यहां, वो पहले कहां था? यहां था, अब वो आ चुका है इस पॉइंट पर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यालय के सापेक्ष उसके घर की सही दिशा है। विद्यालय के सापेक्ष उसके घर की सही दिशा पूछी जा रही है। ये विद्यालय है और घर की सही दिशा आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए यहां है, ठीक है ना? अब मान लीजिए इसमें ये डायरेक्शन और आप बना लीजिए, ये डायरेक्शन और आप बना लीजिए, ठीक है ना? ये डायरेक्शन जब आप बना लेंगे, तो यहां से अगर देखें, यहां से अगर हम ऊपर की साइड देखें, तो क्या निकल कर आ रहा है? क्या निकल कर आ रहा है? देखिए इसमें कैसे कर लेते हैं, इसको कर लीजिए आप पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कर लीजिए, इसको आप उत्तर पूरब कह लीजिए, इसको आप उत्तर पश्चिम कह लीजिए, उत्तर पश्चिम कह लीजिए, इसको क्या कह लेंगे आप? उत्तर पश्चिम। तो ये उसका विद्यालय है, आप देखिए अगर, तो यहां उसका विद्यालय है और ये उसका घर है। अगर हम इसको मिलाएं, एक मैप बनाते हैं हम, तो कैसे बनेगा? ये इस तरीके से बनेगा, आप देखें तो ये बनेगा। तो आप देख सकते हो ये डायरेक्शन पड़ रही है आपकी, ये डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन अगर यहाँ विद्यालय है और ये उसका घर है,
तो कौन सी साइड पड़ेगी? तो ये साइड जो पड़ेगी हमारी, ये पड़ने वाली है उत्तर पश्चिम। क्या पड़ने वाली है? उत्तर पश्चिम यहां पर हमारी साइड रहने वाली। बहुत ही मैंने सरल भाषा में और बहुत ही इजी तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। अगर आपको डायरेक्शन आती है तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देख सकते हो कुछ भी इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है जो आपसे सॉल्व ना हो पाए। आपको याद रखना है बस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन डायरेक्शन आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन दे रखे थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर जब हम आते हैं तो यहां आपको गिवन है, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया कि यहाँ का रहन सहन साधारण है। यहाँ के लोग क्या है? साधारण है। लोग खाने की वस्तुएं जैसे टेपिका, कसावा और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं। टेपिका और क्या करते हैं, जो नारियल है उसको अपने घरों के ही आंगन में उगाते हैं और इनसे बने खाने को बड़े चाव से खाते हैं। यह राज्य होना चाहिए। तो जब मैं आपको ईवीएस पढ़ा रहा था तो टेपियोका को मैंने स्पेशली बताया था। टेपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है और इसको खाया जाता है, उबालकर इसको खाया जाता है। और ये जो उगाया जाता है ये केरल राज्य में उगाया जाता है। कहां पर? केरल राज्य में उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने मेरे नोट्स पढ़े हैं इजीली वो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं तो यहां हमें गिवन है एक पहेली, हमें यहां पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में कि काले काले मोती जैसी छोटी सी हूं पर गोल हूं, बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखी स्वाद वाली हूं, मीठे और नमकीन दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूं मैं। जल्दी से आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है काली मिर्च, दूसरा ऑप्शन है आपके पास सरसों, तीसरी है इलायची और चौथी है लौंग। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। तो तीखा इनमें से देखिए, सरसों तीखी होती नहीं, इलायची तीखी होती नहीं, कौन दोनों में डाली जाती है? काली मिर्च दोनों में डाली जाती है। इसका टेस्ट भी थोड़ा सा कैसा होता है? तीखी स्वाद वाली ये होती है। तो ऑप्शन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोग, जो रोग हैं उनका जोड़ा गिवन है कि कौन से 2 रोग मच्छरों से फैलते हैं। आपको यहाँ पर दोनों रोग जो है उनका नाम बताना है। तो देखिए, मलेरिया और मियादी बुखार, चिकनगुनिया और डेंगू, हैजा और मियादी बुखार, डेंगू और हैजा। तो आप जानते हो मच्छर कौन फैलाता है? मच्छर 2 बीमारियां फैलाते हैं, कौन कौन सी? चिकनगुनिया एंड डेंगू मच्छरों के द्वारा फैलाए जाने वाले रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है? मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये झूम खेती का मैंने अलग से आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है और ये भी मैंने आपको बताया था कि झूम खेती से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपसे स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जाएगा। इसीलिए आप एक एक पॉइंट जो है झूम खेती के बारे में आपको सही से पढ़ लेना है। तो यहां हम झूम खेती के बारे में देख लेते हैं क्या क्या सही है। एक फसल काटने के बाद उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी उगाया नहीं जाता। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही पॉइंट है। ये पॉइंट जो है बिल्कुल सही पॉइंट गिवन है। दूसरा, इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काट कर जला दिया जाता है। क्या किया जाता है? काट कर जला दिया जाता है। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट गिवन है। इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। इस पॉइंट पे मैंने बहुत जोर दिया था, इसको जोता नहीं जाता, इसको बस खुरपी से खोदा जाता है। एक तरीके से इसको जोता नहीं जाता। तो ये पॉइंट आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। ये भी रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर जो बांसों को जलाया जाता है, जो खरपतवार होती है उसको जलाया जाता है, इसी की राख से ये खाद का काम इसमें ये करती हैं। तो ये पॉइंट भी हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट, एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो यहां हमने देखा कि हमारा ए पॉइंट सही है, बी सही है और सी पॉइंट सही है। तो देखिए, ए बी और ई, सी रॉन्ग है तो ये रॉन्ग हो गया,
ए इसमें है नहीं तो ये रॉन्ग हो गया, यहां पर ए बी इसमें है नहीं तो ये रॉन्ग हो गए। तो देखिए ए बी और ई, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 हमें गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। कई बार मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, कई बार, और हर बार वही चीज मैं आपको गाकर सुनाता हूं। तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो सिल्कवर्म क्या है, अपनी मादा को उसकी खुशबू से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। इस सॉन्ग से आप इस क्वेश्चन का आंसर याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहां के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गरम कहवा पीना पसंद करते हैं। तो ये कहवा जो है कहाँ पिया जाता है, आप जानते हो इसको पिया जाता है श्रीनगर शहर में, इसको कहवे को पिया जाता है। एक प्रकार की कहवा क्या है, एक प्रकार की चाय हमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, और 11 पर चलने से पहले अगर आप इस पीडीएफ का लेना चाहते हैं पीडीएफ को, तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सीटेट के लिए आप ईवीएस एसएसटी साइंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं ईवीएस और मैथ सब्जेक्ट के, तो भी आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए 11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है कि क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपसे यहां पर सही क्रम पूछा गया है कि इनका सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले कंडक्टिंग द एक्टिविटी, क्रियाकलाप का संपादन, पुनरावृत्ति करना, योजना बनाना और प्रक्रम विचार चिंतन करना। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम योजना तैयार करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो सी पॉइंट। इसके बाद एक्टिविटी को कंडक्ट कराया जाएगा, इसके बाद ए पॉइंट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ क्या किया जाए, प्रक्रम पर विचार और चिंतन किया जाएगा। इस पर क्या चिंतन किया जाएगा, इसके बाद इसको क्या किया जाएगा, इसकी बात करें तो बी, इसकी पुनरावृत्ति की जाएगी, तो इसकी पुनरावृत्ति की जाएगी। तो सही क्रम बनेगा हमारा सी ए डी बी। तो सी ए डी बी, सी देखिए सी से स्टार्ट, ये नहीं है तो ये कट गया, ये नहीं तो ये कट गया, तो आपने दो तो इजीली एलिमिनेट कर दिए। इसलिए सीटेट को जब भी सॉल्व करें आप एलिमिनेट करके सॉल्व कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी ए डी बी, देखिए डी बी बहुत ही क्लोज आंसर गिवन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा सी ए डी बी। सी ए डी बी हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको शायद प्रीवियस जब मैंने वीडियो कराया था वहां भी एक क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिला था कि मध्य प्रदेश के 3 सीमांतगत प्रदेश राज्य कौन कौन से हैं। तो ये हो जाएंगे आपके राजस्थान, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ऑलरेडी कराया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने का उद्देश्य क्या है, उसको हमें पहचानना है कि पहेलियों को पर्यावरण में शामिल क्यों किया गया है। विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करने के लिए, क्या आपको लगता है पॉजिटिव आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल रॉन्ग आंसर। विद्यार्थियों को खेल खिलाना, चलिए देख लेते हैं एक पल के लिए। विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, ये भी रॉन्ग हो गया भाई, यहाँ कंफ्यूज थोड़ी करेंगे हम स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। तो आप लोग खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों में से बेस्ट आंसर कौन सा आपको लग रहा है। आप लोग ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही टिक किए हैं कि आपको ऑप्शन नंबर डी सही लगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है कि निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर कौन सा बना है, आपको यहाँ पर वो चुनना है कि एक क्या है, केंद्र शासित और एक राज्य से मिलकर जो भी बना है। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बहुत इजी सा इसका आंसर होगा। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा।
अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग चलते हैं कि रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्रित करने के लिए नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है, आपको ये बताना है कि इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए, देख सकते हैं इसको। देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए, ये कुछ हद तक सही है। हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का एक रिकॉर्ड बनाया जाए, ये तो रॉन्ग आंसर हो गया, ये तो है ना। नेक्स्ट है विभिन्न त्योहारों को उत्सव मनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाए, तो ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि सभी त्योहारों को मनाने के लिए सभी स्टूडेंट्स को प्रेरित किया जाए। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग मी ये होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 2 कि विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए। क्या किया जाए? विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा गिवन है कि पत्तियों को आकार अच्छा यहां से है। ईवीएस के शिक्षक ने अपने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों का आकार, आपका आमाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने के लिए निर्देश दिए। शिक्षक का उद्देश्य है, यहां पर शिक्षक का उद्देश्य क्या है, उसने क्यों किए, ये आपको बताना है। पत्तियों के विषय में उनकी समझ में वृद्धि करने के लिए, अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि करने के लिए, पत्तियों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, उससे अध्यापन में आमोद प्रमोद तत्व की वृद्धि करने के लिए। तो देखिए चारों ऑप्शन आप कुछ हद तक ठीक लगे होंगे, बट जो इसका राइट आंसर होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन की स्किल को बढ़ावा देने की, उनकी ऑब्जर्वेशन या क्लासिफाई करने की जो स्किल है, क्लासिफिकेशन करने की जो स्किल है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये उन्हें एक्टिविटी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा गिवन है विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम लोग यहां से कि वो क्या कर सकता है। देखिए शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल बताएगा। नेक्स्ट, शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा, जी हाँ बिल्कुल बताएगा। ऑप्शन सी, शिक्षक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा, जी हाँ बिल्कुल दिखा देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, शिक्षक औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा, वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा। तो बात करें यहाँ पर चारों ऑप्शन गिवन नहीं है, तो चार ऑप्शन में से देखा जाए तो यहाँ पर फिल्म दिखाना ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा बताने के बजाय, वन उन्मूलन को समझाने के बजाय उनको दिखाया जाएगा तो ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो देखिए यहाँ बेस्ट ऑप्शन जो हो सकता है ए बी सी हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। अगर हम बात करते इस वाले को सही मानते तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होता, बट ऑप्शन नंबर डी के कंपैरिजन में ऑप्शन नंबर सी ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमें तीन ही ऑप्शन सही करने थे, तो डी के बजाय मैं सी को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, तो इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर राइट कर दिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 हमें गिवन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है। निम्नलिखित कौन सी एकीकृत प्रकृति को यहां पर दर्शाती है। तो देखिए यहां पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना, ये हमारा बहुत पॉजिटिव आंसर मुझे लगा। नेक्स्ट, किसी पर्यावरणविद को भाषण के लिए कक्षा में आमंत्रित करना, ये तो नहीं दर्शाती एकीकृत को। विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के अलग अलग, ये तो इसने अलग अलग कर दिए,
ये तो अलग अलग कर दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की अलग अलग, ये भी अलग अलग कर दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, एकीकृत प्रकृति के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, रमा अवधान स्मरण शक्ति समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी, वह संकेंद्रित थी। वो क्या थी, संकेंद्रित थी। समूह समसमुदायों पर रोंग, सामाजिक कौशलों पर रोंग, सहयोगी कौशलों पर रोंग, संज्ञान पर। जी हाँ, बिल्कुल संज्ञान पर वो क्या थी, योजना में क्या थी, संकेंद्रित क्या था उसका, संज्ञान था, संज्ञान पर थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यों को वह एक समूह चुनिए जिसके समुद्र तट अरब सागर पर है। आपको एक क्या करना है, एक इनमें से क्या चुनना है, ग्रुप चुनना है। फर्स्ट, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो गुजरात, केरला, तेलंगाना तो आप जानते हो। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल तीनों ही क्या है, समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है, तीनों के तीनों राज्यों के। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, एसएसटी के नोट्स लेना चाहते हैं, ईवीएस के नोट्स आप लोग लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके सभी नोट्स और सभी पीडीएफ को ले सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 गिवन है, प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को आप कैसे समझाएंगे, कैसे अपने स्टूडेंट्स को आप लोग समझाएंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों पर एक अच्छी सी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से समझाएंगे, प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा व्याख्यान देकर लेक्चर देंगे स्टूडेंट्स को, किसी पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा भाषण के माध्यम से समझाएंगे, या कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोगी संबंधी चर्चा करा के। तो देखिए ये लर्निंग बाई डूइंग हो गया, उनको आप बिल्कुल कोयला दिखा रहे हैं, उनको देकर खुद उनसे ये करना चाह रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका बेस्ट जो आंसर बनेगा यहाँ पर, यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका बेस्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कि ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक, यानी कि ईवीएस जब आप पढ़ा रहे हैं तो अधिक प्रभावी आप अपनी टीचिंग को कैसे बना सकते हैं। विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को उद्देश्य बता दें, स्टार्टिंग में ही उद्देश्य बताना ये तो ठीक नहीं है। विषय समाप्त करने के पश्चात गृह कार्य नियत दें, गृह कार्य जरूर दें, ये तो सही नहीं है। हैज का अपने विषय पर अधिकार हो, टीचर का अपने विषय पर क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। चलो देखते हैं, विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भ क्रियाकलाप का संचालन करे। तो आप देख सकते हो चारों में जो बेस्ट आंसर हुआ ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 देखें कि यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। एक शिक्षक के रूप में फिर क्या करना चाहिए आपको ये बताना है। मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति करेंगे। सेकंड ऑप्शन, विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे। थर्ड ऑप्शन, उसे पढ़िए और पढ़ाइए। नेक्स्ट, समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करना चाहिए। किसका, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए उनको, टीम टीचिंग की, एक तरीके से समूह शिक्षण की टेक्निक को उनको अपनाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 24 हमें गिवन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 से क्वेश्चन बना है के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। कहां पर इसको स्थान दिया गया है आपको ये बताना है। तो सेकंड और थर्ड में नहीं, सेकंड में तो है ही नहीं। 9th 10th में तो पर्यावरण है ही नहीं। 6th to 8th में तो है ही नहीं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पर्यावरण जो है आपकी क्लास 3rd to 5th ही आपकी चलती है।
नेक्स्ट आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग चलते हैं कि ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती। याद रखिएगा, कहा क्या आंसर है, नहीं करती। नेगेटिव आंसर आपसे यहां पूछा गया है, नेगेटिव आपको आंसर देना है। बच्चों का पूर्व अधिगम अनुभवों पर बिल्कुल यस करती है, बच्चों की आवश्यकताओं पर बिल्कुल करती है, संसाधनों की उपलब्धता पर बिल्कुल करती है, विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर जी हाँ यहां नहीं करती। ये रॉन्ग हो गया और रॉन्ग ही हमसे पूछा गया है, तो जो रॉन्ग है वही हमारा राइट बन जाएगा, क्योंकि हमसे नेगेटिव आंसर नकारात्मक प्रश्न किया गया है। नॉट वाला प्रश्न पूछा गया है, नहीं वाला प्रश्न हमसे पूछा गया। जहां भी आपका नहीं आ जाएगा उन क्वेश्चंस को आप बहुत ही ध्यान से सॉल्व करोगे, नहीं वाले क्वेश्चंस को ही हम अक्सर जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य आपकी नजरों में क्या हो सकता है, आपको यह बताना है कि विद्यार्थियों को भावी पेशों के विकल्पों के लिए प्रशिक्षण देना। ऑप्शन सी, प्रधानाध्यापकों और सहकर्मियों को प्रसन्न करना। विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना। विद्यार्थियों और माता पिता को संतुष्ट करना। तो देखिए फिर समझिए, आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? कि देखिए, प्रधानाध्यापक सहकर्मियों को प्रसन्न करना ये तो कोई बात नहीं हुई, माता पिता को संतुष्ट करना कोई बात नहीं हुई। यहाँ क्या है, बच्चों को क्या किया जा रहा है, विद्यार्थियों को क्रिएटिव बनाया जा रहा है, रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना, ये उनका क्या है, एक उपयुक्त उद्देश्य इन चारों में से कह सकते हैं। ये हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दे रखा है कि ईवीएस के शिक्षण के दौरान ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया के कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? याद रखिएगा, या क्या किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है, ये आपको बताना है। निष्कर्ष निकालना, पूर्वानुमान लगाना, प्रेक्षण करना और नियत करना। तो नियत करना आपका क्या होता है, एक कौशल नहीं होता, तो नहीं पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं। 28 क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है कि आदित्य एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्हें चिकनी मिट्टी से कई चीजें बनानी सीखे। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वह कुर्सी पर बैठी और उसने आदित्य और उसके सह पाठियों से चिकनी मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। तो प्रत्येक समूह के भिन्न विचार प्रस्तुत किया एवं एक भिन्न दृश्य बनाया। इसके द्वारा उसने अवसर प्रदान किया। उसने किसको अवसर प्रदान किया, ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का, जिससे कि वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सके, और विद्यार्थियों को प्रतिद्वंदता को मन में बैठाना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है। प्रतिद्वंदता मन में बैठाना, ऐसा उसका कोई भी पर्पस नहीं था, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ए और बी। तो देखिए एक और चीज कर सकते हो, एलिमिनेट करके कैसे आंसर निकाल सकते हो। विद्यार्थियों में प्रतिद्वंदता को मन में बैठाना, आपको पता है नेगेटिव आंसर है, पॉजिटिव पूछा गया है, तो जहां जहां ऑप्शन सी हो आप उसको काट दीजिए। 3 ऑप्शन कट चुके हैं, एक ऑप्शन बचा, ये आंसर बन गया। इसलिए मैं कहता हूं सीटेट ज्यादा टफ नहीं है। आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना अगर आता है तो आप इजीली आंसर को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमें गिवन है, प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि को आप एक
पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे? अपने विद्यार्थियों को आप कैसे समझाएंगे? यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है आपको। प्राकृतिक संसाधनों पर एक अच्छी सी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से समझाएंगे, प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा व्याख्यान देकर समझाएंगे, किसी पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा भाषण के माध्यम से समझाएंगे, या आप लोग कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोगी संबंधी विषय पर चर्चा करके समझाएंगे। तो आपने 4 ऑप्शंस को अगर हम देखें तो इनमें ऑप्शन नंबर डी जो है कि कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोगिता संबंधी चर्चा करके उसको हम लोग समझा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ हमारा राइट आंसर बन जाएगा। लास्ट देखते हैं, तो यही 29 क्वेश्चन इसमें थे, एक क्वेश्चन कम था इसमें। तो यही 29 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में दिए गए थे। ये आपका ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। आप ईवीएस और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। ईवीएस, एसएसटी एंड आप लोग ईवीएस, एसएसटी और साइंस के नोट्स भी आप इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोगों को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस और स्ट्रांग हो सके, आपके फ्रेंड्स की जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो स्ट्रांग हो सके। सीटेट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सीटेट के एग्जाम में, तो प्रैक्टिस सेट भी आप लोग लगातार करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।